हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम लोग यहाँ पे जो है क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं। एंड जैसे कि आपको पता है कि डेट दिस बुक इज़ ऑल अबाउट द रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट। तो इस बुक से जो है ना मेनली हमारा जो मेंस एग्जाम का टॉपिक है रिसोर्सेज, करेक्ट, वो यहाँ से जो है सारा कवर हो जाता है। मैं ये जो आपको पहले भी बता चुकी हूँ, राइट। तो इस बुक को हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। टोटल 6 चैप्टर है इस पर्टिकुलर बुक के। तो हमने यहाँ पे जो है ना 4 चैप्टर को स्टार्ट किया था। एग्रीकल्चर के बारे में हम यहाँ पे जो है कवर कर रहे थे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, राइट। तो इसके जो है 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी जो है कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर के। एंड आज हम यहाँ पे इसका जो 3rd पार्ट है वो लेके आए हैं। एंड इसी चैप्टर को जो है आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक हमने यहाँ पे जो है बात की थी अबाउट द एग्रीकल्चर की। एक्चुअल में एग्रीकल्चर जो है होता क्या है, क्या डेफिनेशन होती है, एंड इसमें जो है मेनली एक्टिविटीज जो है कितने तरह की होती हैं एग्रीकल्चर में। तो हमने यहाँ पे देखा था कि टर्शरी एक्टिविटीज होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है। एंड आफ्टर दैट जो है हमने यहाँ पे फार्म सिस्टम के बारे में भी बात की थी कि फार्म सिस्टम होता क्या है, इनपुट आउटपुट, राइट, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर की थी। एंड उसके बाद में हमने यहाँ पे बात की थी अबाउट दी टाइप्स, राइट, जो है फार्मिंग की टाइप्स कौन कौन सी होती है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, कमर्शियल फार्मिंग होती है। एंड इन दोनों ही टाइप्स को आगे हम यहाँ पे और भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंड अगर आपको जो है ये टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं तो इसका जो लिंक है मैं ऊपर आई बटन के ऊपर दे दूंगी, वहां पे जाके आप इसे देख सकते हो इस पर्टिकुलर वीडियो को, राइट। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका जो है नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे आज आगे कंटिन्यू करते हैं। टोटल इसके जो है 4 पार्ट बनेंगे 4 चैप्टर के। तो आज हम यहाँ पे इसका जो है 3rd पार्ट कवर करेंगे। तो उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के, उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो, राइट। सो तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अब आता है वो है मेजर क्रॉप्स का। हम यहाँ पे सारा फार्म सिस्टम कवर कर चुके हैं, हम जो है फार्मिंग की जो टाइप्स है वो भी सारी कवर कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे जो है ना बात करेंगे क्रॉप्स की कि कौन कौन सी क्रॉप्स जो है उसकी यहाँ पे फार्मिंग जो है वो की जाती है, राइट। मेजर क्रॉप्स की हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि पॉपुलेशन जो है वो किस तरह से ग्रो हो रही है, तो वहां पे जो है ना अब डिमांड भी ज्यादा है क्रॉप्स की। तो उस रिक्वायरमेंट को जो है मीट करने के लिए कई सारी वैरायटी की जो क्रॉप्स है वो यहाँ पे उगाई जाती हैं। एंड इवन क्रॉप्स जो है ना वो उन्हें हम एक तरह से रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज करते हैं, राइट। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्रॉप्स जो है जब इसे ग्रो किया जाता है तो मोस्टली क्रॉप्स ऐसी होती है जिससे हम जो है एज ए रॉ मटेरियल जो है यूज करते हैं। फिर बाद में जो है उसकी प्रोसेसिंग यहाँ पे होती है, राइट। प्रोसेसिंग करके फिर उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हम यहाँ पे बनाते हैं। जैसे कि कॉटन हो गया, राइट। कॉटन जो है वो आपका एक रॉ मटेरियल होता है, फिर उसे प्रोसेस किया जाता है, उसे स्पन किया जाता है, थ्रेड यहाँ पे बनाया जाता है, फिर थ्रेड से यहाँ पे जो है क्लॉथ जो है वो बनाया जाता है। क्लॉथ जो है ये इसका कॉटन का फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ओके। तो इस तरह से कई सारी ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिन्हें हम एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं फॉर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो मेजर फूड क्रॉप्स जो है वो कौन कौन सी हैं, फूड क्रॉप्स जिसे हम खाते हैं, वो पहला हो गया आपका व्हीट, सेकंड वन इज द राइस, थर्ड वन इज द मेज एंड फोर्थ वन इज द मिलेट, राइट। एंड उसके अलावा यहाँ पे फाइबर क्रॉप्स हो गया, राइट, जिससे हम चीजें बनाते हैं। एक हो गया आपका कॉटन एंड सेकंड वन आपका हो गया जूट, राइट। एंड उसके अलावा कुछ बेवरेजेस होते हैं, बेवरेज क्रॉप्स भी होती है जैसे कि टी एंड कॉफी होगी। तो ये सारी यहाँ पे जो है किस में आती है, दीज आर दी क्रॉप्स, राइट। ये सारी जो है टाइप्स है क्रॉप्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं राइस की। तो राइस जो जैसे कि आपको पता है कि ये पूरे वर्ल्ड का जो है मेजर फूड क्रॉप है। एंड इवन जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन है, आपने ग्लोब के बारे में पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे पहले भी पढ़ा चुकी हूँ ग्लोब के बारे में, हमने जो है क्लास 6 में भी पढ़ा है इसके बारे में। तो वहां पे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा भी था। तो चलिए ये देख भी लेते हैं एक बार दोबारा से, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो जैसे कि आप देख सकते हो डैट दिस इज योर ग्लोब एंड ये जो 0 डिग्री पे है ये आपका क्या होता है, दिस इज योर इक्वेटर लाइन, राइट। इक्वेटर लाइन कौन सी होती है, जो कि यहाँ पे आपके ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। दिस वन इज योर नॉर्थ पार्ट एंड दिस वन इज योर
साउथ पार्ट। तो ये जो इक्वेटर लाइन है, यहाँ पे जो एरियाज होते हैं ना, इन्हें हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये मोस्टली कौन से हो गए, इसके इक्वेटर के आसपास ये वाले जो एरियाज होते हैं ना, यहाँ पे इन्हें हम ट्रॉपिकल एरियाज बोलते हैं। ओके, जहाँ पे जो सनलाइट है वो डायरेक्ट पड़ती है, राइट, यहाँ पे जो सनलाइट है वो डायरेक्ट पड़ती है, मीन यहाँ पे जो है हीट आपको ज्यादा मात्रा में मिल जाएगी इन एरियाज में। एंड उसके अलावा यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाता है यहाँ पे आपके नॉर्थ की तरफ, एंड इधर साउथ की तरफ आपका आ जाता है, सॉरी, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो यहाँ तक इसके आसपास मीन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास जो एरियाज होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, दीज आर नॉन एज दी सब ट्रॉपिक्स। ओके, इन्हें हम यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन बोल देते हैं। तो क्रॉप जो है वो इन्हीं एरियाज पे जो है ज्यादा उगाई जाती है, ये वाले एरियाज में, राइट, ये वाले एरियाज पे जो है ज्यादा यहाँ पे राइस की जो क्रॉप है वो उगाई जाती है। सो राइस को जो है यहाँ पे हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, उसके अलावा इसे यहाँ पे जो है हाई ह्यूमिडिटी जो है वो भी चाहिए होती है, एंड रेनफॉल जो है वो इसके लिए मस्ट है। तो ये जो है कुछ प्री रिक्विसाइट्स हो गए राइस के। एंड एल्यूवियल क्ले सॉइल जो होती है, राइट, एल्यूवियल क्ले सॉइल जो होती है वो इसके लिए बेस्ट होती है, एंड विच कैन रिटेन वाटर, ऐसी जो सॉइल है जिसमें जो है पानी रुक सकता है कुछ समय के लिए, रिटेन कर सकती है वाटर को, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्यूवियल क्ले सॉइल जो है बोलते हैं, जो कि काफी ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। ओके, वहां पे जो है राइस की खेती काफी अच्छे से की जा सकती है। तो अगर हम यहाँ पे कंट्रीज की बात करें कि कौन कौन सी कंट्रीज में यहाँ पे राइस की खेती की जाती है, तो चाइना जो है वो इसकी प्रोडक्शन को लीड करता है, एंड सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है इंडिया, एंड उसके बाद में जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट आ गया। एंड अगर हम बात करें इंडिया में, तो यहाँ पे जो है ना वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश में जो है सबसे ज्यादा फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है राइस की खेती के लिए। तो यहाँ पे जो है 2 to 3 क्रॉप्स जो है वो हर साल यहाँ पे उगाई जाती हैं, राइट। तो ये तो बात की हमने यहाँ पे किसकी, राइस की। सो नेक्स्ट बात करते हैं अब हम यहाँ पे वीट की, राइट। तो नेक्स्ट है हमारे पास वीट। तो वीट के लिए यहाँ पे जो है अगर हम बात करें कि टेम्परेचर जो हो गया वो किस तरह का चाहिए, तो यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर की जरूरत होती है। मॉडरेट में जो है ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, ना ही ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, ना ही ज्यादा यहाँ पे सर्दी होनी चाहिए। तो किसी भी टेम्परेचर का एक्सट्रीम यहाँ पे नहीं चलेगा वीट की खेती के लिए, मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, एंड इवन रेनफॉल तो यहाँ चाहिए ही चाहिए। एंड उसके अलावा जब जो है ये पक जाती है, हार्वेस्ट का जब सीजन होता है वीट का, तो उस समय में भी यहाँ पे ब्राइट सनशाइन की जरूरत रहती है। तो वेल ड्रेन लॉमी सॉइल जो होती है ना, वहां पे जो है इस वीट की जो खेती की जाती है, ओके, जिसमें जो है पानी अच्छे से ड्रेन भी हो जाता है। हाँ, बट वहां पे जो है उस सॉइल में, ये जो लॉमी सॉइल होती है ना, इसमें मॉइस्चर तो होता ही है, क्योंकि थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो यहाँ पे वीट को चाहिए ही चाहिए, बट ज्यादा पानी जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वीट यहाँ पे उगाई जाती है। तो जो ड्रेन कर सकती है, जो सॉइल यहाँ पे पानी को पकड़ के नहीं रखती है, उसे जो है ड्रेन कर देती है, ऐसी सॉइल में जो है इसकी खेती की जाती है। ओके, तो यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में जो है ग्रो किया जाता है वीट को, एंड इंडिया में इसे जो है विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है, एंड फिर उसके बाद में अप्रैल के मंथ में जो है इसकी हार्वेस्टिंग होती है, राइट। सो नेक्स्ट हो गए आपके मिलेट्स। मिलेट जो दालें होती हैं, तो दीज आर दी कोर्स ग्रेन्स, एंड इन्हें जो है लेस फर्टाइल एरिया जो होते हैं या फिर जो सैंडी सॉइल्स होती हैं, हमें रेतीली जो मिट्टी होती है ना, वहां पे इसकी खेती की जा सकती है। तो इसके लिए लो रेनफॉल की जरूरत रहती है, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर यहाँ पे चल सकता है, एंड रेनफॉल भी यहाँ पे अच्छी चाहिए। तो ज्वार, बाजरा एंड रागी जो है वो इंडिया में उगाए जाते हैं। तो इंडिया के अलावा कुछ और कंट्रीज है, जैसे कि नाइजीरिया, चाइना एंड नाइगर जो है, इन कंट्रीज में मिलेट्स की खेती की जाती है, राइट। तो यहाँ पे साइड पे आप पिक्चर देख सकते हो, ये एनसीईआरटी से ही पिक्चर्स ली गई हैं, वीट की हार्वेस्टिंग यहाँ पे हो रही है, एंड दिस वन इज द फिगर 4.9, तो बाजरा कल्टीवेशन की पिक्चर है ये, ओके। सो नाउ लेट्स सी अबाउट दी मेज।
तो मेज जो है इसे यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर की जरूरत रहेगी, रेनफॉल चाहिए एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन की यहाँ पे जरूरत रहती है। एंड ऑब्वियसली इसके लिए भी वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल जो है वो यहाँ पे चाहिए होती है। फर्टाइल सॉइल जो है उपजाऊ मिट्टी चाहिए एंड जिसमें मॉइस्चर ज्यादा ना रहे, मीन पानी वहां पे खड़ा ना रहे। हाउएवर थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो चाहिए होता है यहाँ पे हर एक चीज की खेती के लिए, हर एक क्रॉप के लिए, बट जो है उसे ड्रेन कर दे वो। ओके ऐसी मिट्टी की जरूरत होती है। तो मेज जो है नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मेक्सिको में जो है इसकी खेती की जाती है। सो नाउ लेट्स सी अबाउट दी कॉटन। कॉटन को जो है हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है एंड रेनफॉल जो है वो वहां पे लाइट होनी चाहिए, ज्यादा रेनफॉल की जरूरत नहीं होती है। एंड उसके अलावा 210 फ्रोस्ट फ्री डेज जो है वो यहाँ पे चाहिए। फ्रोस्ट यहाँ पे जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है कॉटन की खेती के लिए, तो कितने चाहिए 210 डेज जो होते हैं जो कि फ्रोस्ट फ्री होने चाहिए, वहां पे खेती की जाती है। एंड ब्राइट सनशाइन की भी यहाँ पे जरूरत रहेगी फॉर इट्स ग्रोथ। तो ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल्स जो होती हैं वो इसकी खेती के लिए बेस्ट है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन के। एंड जैसे कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कॉटन जो है ये मेन रॉ मटेरियल है फॉर दी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो नेक्स्ट वन इज दी जूट। जूट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसे जो है हम यहाँ पे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो गोल्डन कलर का होता है गोल्डन फाइबर, इसीलिए इसे जो है बोला जाता है। एल्यूवियल सॉइल में जो है इसकी अच्छे से खेती होती है, हायर टेम्परेचर की जरूरत रहती है, हैवी रेनफॉल की जरूरत रहती है एंड ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ पे चाहिए। शुष्क नहीं चाहिए, ड्राई क्लाइमेट नहीं होना चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो ट्रॉपिकल एरियाज पे जो है ये खेती की जाती है जूट की। इंडिया एंड बांग्लादेश जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ पे जूट के, राइट। सो यहाँ पे थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन दे रखी है अबाउट दी मेज। तो आपको पता है कि मेज जो है इसे कॉर्न भी बोला जाता है। तो कई सारी कलरफुल वेराइटीज जो है मेज की वो यहाँ पे अवेलेबल है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, राइट। तो सिंगल टाइप नहीं होती है इसकी, कई सारी वेराइटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो यहाँ पे कॉफी के प्लांट के बारे में जो है दे रखे हैं कि कॉफी के प्लांट को डिस्कवर किसने किया था। तो हाउएवर यहाँ पे जो है ना कई सारे वर्जन्स जो है वो बताए जाते हैं अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द कॉफी, बट एक्चुअल में जो है ना मोस्टली लोग जो है इस चीज को फॉलो करते हैं। इन अबाउट AD 850 कालड़ी एक अरब गोट हर्डर थे, राइट, जो भेड़ बकरियां जो चारते हैं यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे जाके। तो कालड़ी नाम का पर्सन था जो कि अरब गोट हर्डर था एंड वो जो है ना यहाँ पे अपने फ्लॉक जो उसका झुंड था बकरियों का, उसकी वजह से काफी ज्यादा पजल अप हो चुका था, मीन जो है उसे संभाल नहीं पा रहा था। तो फिर सडनली जो वो देखता है कि उसकी जो भेड़ बकरियां है ना वो कुछ बेरीज जो होती हैं उसे जो है वो खा रही हैं। तो फिर जाके जो है ये खुद भी उन बेरीज को टेस्ट करता है। तो जब वो उन बेरीज को टेस्ट करता है तो वो काफी ज्यादा जो है उसका जो मूड है वो खुश हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है उसका जो मूड है। तो फिर जो ये डिस्कवरी है वो पूरे वर्ल्ड को बताता है। तो ये यहाँ पे जो है कॉफी प्लांट इस पर्सन ने जो है डिस्कवर किया था। एंड ये जो पिक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये टी प्लांटेशन का पिक्चर है। सो कॉफी की अगर हम बात करें तो कॉफी के लिए वार्म एंड वेट क्लाइमेट की जरूरत है, गर्म होना चाहिए एंड साथ में जो है बारिश भी यहाँ पे चाहिए एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल की यहाँ पे जरूरत रहती है कॉफी के लिए भी। हाउएवर मॉइस्चर यहाँ पे होना चाहिए बट वहां पे उस सॉइल में पानी जो है वो खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो जो हिली एरियाज हैं वहां पे कॉफी जो है वो ग्रो की जाती है। हिल स्लोप्स जो होती हैं वहां पे जो है इसकी खेती की जाती है। दीज आर सुइटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप, राइट, सो डेट कि वहां पे पानी ना खड़ा रहे, डेट इज वाई स्लोप्स के ऊपर, ढलान के ऊपर जो है इसकी खेती की जाती है। तो ब्राजील जो है वो इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, उसके बाद में कोलंबिया हो गया एंड थर्ड नंबर पे इंडिया आ जाता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट दी टी जो है ये बेवरेज क्रॉप है जो कि प्लांटेशंस इसकी की जाती है एंड इसे कूल क्लाइमेट की जरूरत रहती है टी को। ओके, कॉफी को कौन से चाहिए यहाँ पे वार्म चाहिए,
वार्म के साथ यहाँ पे जो है वेट भी चाहिए। ओके, ऑन दी अदर हैंड टी की अगर हम बात करें तो टी को यहाँ पे कूल क्लाइमेट की जरूरत रहती है एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, तो इसे जो है पूरा साल जो है हाई रेनफॉल की जरूरत रहती है। ऑन दी अदर हैंड कॉफी की अगर हम बात करें तो उसे जो है जस्ट वेट क्लाइमेट चाहिए, बट ज्यादा पानी जो है उसके लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल्स में ही जो है इसे उगाया जाता है एंड जेंटल स्लोप्स जो होती हैं, थोड़ी सी हल्की सी स्लोप जो है वो यहाँ पे चाहिए होती है। ओके, इसकी खेती के लिए तो लेबर जो है वो यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होती है टू पिक द लीव्स ऑफ टी एंड कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ये जो है बेस्ट क्वालिटी की टी जो है पूरे वर्ल्ड में जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो ये थे अबाउट दी क्रॉप्स, हमने यहाँ पे कवर किया है जितने भी क्रॉप्स थे ऑल ओवर दी वर्ल्ड एंड उसके लिए जो है किस तरह का मौसम चाहिए एंड किस तरह का वहाँ पे जो है सॉइल की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मेंस का टॉपिक जो है ना वो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आप जो है इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपको जो है ये टॉपिक किसी और जगह से कवर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, राइट। सो मिलते हैं फिर विद द सेम चैप्टर नंबर 4 का जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 4, उसमें जो है हम मिलते हैं फिर विद द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।